नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग पुनः आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत संज्ञा से लेकर अव्यय तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रकरण रहते हैं उनसे संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। और प्रश्न आपके समक्ष ऐसे होंगे जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आप सभी लोग कक्षा को एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कोई पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अध्यापन, भ्राता, डकैती, शत्रुता, कौन सा जो है नहीं है इनमें से भाववाचक संज्ञा। आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग अपना जवाब दे रहे हो विकल्प बी भ्राता, तो बिल्कुल सही होगा। भ्राता ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बाकी अध्यापन, डकैती, शत्रुता ये तीनों जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यहाँ भी आपसे उसी तरीके का उत्तर पूछा जा रहा है। रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता, छोटा, कौन सा है सही जवाब आपका? तो आप लोग अपना उत्तर कर रहे हैं विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। छोटा ये भाववाचक संज्ञा नहीं है और बाकी रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। छोटा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा रूप इसका छुटपन बनेगा। क्या बनेगा? छोटा शब्द का भाववाचक छुटपन बनेगा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा बना है, गर्म से गर्मी बना है, घबराना से घबराहट है, अपना से अपनापन है, दूर से दूरी है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। क्या पूछ रहा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरा, हमको, तुम्हारा, वह, कौन है इनमें से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प डी, वह। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक अथवा वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आते हैं और अन्य पुरुष में लेखक या श्रोता छोड़ अन्य लोग आते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं हमारे वहाँ। कितने हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप है और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। व्यक्तिवाचक विशेषण,
गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा आपका सही उत्तर होगा? और प्रश्न क्या है? कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा विशेषण का कौन सा भेद है इस वाक्य में। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प सी। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी ये संख्यावाचक विशेषण का भेद है, प्रकार है। आगे बढ़ेंगे। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 3 मुख्य भेद होते हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक, जैसे एक लड़का, 25 रुपये आदि। अनिश्चित संख्यावाचक है कुछ लोग, सब लोग आदि, यानी कुछ इसमें निश्चित नहीं है। फिर है परिमाण बोधक। परिमाण यानी उसको हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि शेर भर सोना, तोला भर सोना। ये सब क्या है? इसको हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। कौन सा है इनमें से भाववाचक संज्ञा का आपका उदाहरण? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, अमीरी। तो बिल्कुल सही होगा, अमीरी ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और अमीर, गरीब, भिक्षुक ये सब जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, लंबाई, मिठास, नम्रता, निजत्व आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से हम लोग देखते हैं तो बूढ़ा ये जातिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक बना। मित्र जातिवाचक है, मित्रता भाववाचक बना। पंडित जातिवाचक है, पंडिताई भाववाचक बना। दास जातिवाचक है, दासत्व भाववाचक बनता है। फिर जो है विशेषण से कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा? तो कठोर से कठोरता बना, चतुर विशेषण से चतुराई भाववाचक बना, गर्म विशेषण से गर्मी भाववाचक बना। फिर अगला है क्रिया से सजाना, क्रिया से सजावट भाववाचक बना। चतुर क्रिया से चतुराई भाववाचक संज्ञा बना। बहना से बहाव भाववाचक संज्ञा बना। फिर सर्वनाम से देखते हैं, मम से ममता या ममत्व भाववाचक संज्ञा बना। अपना सर्वनाम से अपनापन या अपनत्व भाववाचक संज्ञा बनता है। फिर अव्यय से दूर, अव्यय से दूरी भाववाचक बना। निकट से नैकट्य भाववाचक बना। समीप अव्यय से समीप्य भाववाचक संज्ञा बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। कौन नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो क्वेश्चन नंबर 76 आप सभी के सामने है। इनमें कौन सा सही जवाब होगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प सी, लेखक। तो राइट माना जाएगा, लेखक ये व्यक्तिवाचक नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेखक जो है ये आप देख पा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका है? जातिवाचक का। फिर है संज्ञा, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग देखते हैं, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, काशी, त्रिपिटक, भारत, गंगा, लखनऊ, संध्या, प्रशांत महासागर, हिमालय, रक्षाबंधन, दिवाली आदि। ये सभी उदाहरण हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। फिर है अगला जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, लेखक, पहाड़, सभा, गाय,
तोता, भूकंप, वर्षा, तूफान, प्रोफेसर, कुर्सी, मकान, घड़ी, टेबल आदि। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मैंने आम खाया है। यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। मैंने आम खाया है, तो ये किस में जाएगा? आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा विकल्प ए, भूतकाल। तो राइट आंसर होगा आपका। यह भूतकाल को प्रदर्शित करता है और यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। आसन्न मतलब अभी अभी आम खाया है। क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। काल 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। फिर वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं, यानी जहाँ पर कार्य निरंतर वर्तमान समय में हो रहा हो। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, जैसे वह पढ़ती है, पढ़ने का कार्य व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। अगला है आपका भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं, जैसे कुसुम घर गई। और भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल। फिर अगला काल है आपका भविष्य काल। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य का बोध हो भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमद भविष्य। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। मनुष्य, कमाना, अहंकार, हरियाली। कौन सा इनमें जातिवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है? तो इसमें आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प ए, मनुष्य। तो बिल्कुल सही माना जाएगा। और इसमें होना चाहिए क्वेश्चन में कि जातिवाचक संज्ञा है किसमें, तो भी तभी ये जो है मनुष्य विकल्प सही माना जाएगा, वैसे ये गलत हो जाएगा। और यही आपका सही उत्तर है, मनुष्य ही। जातिवाचक संज्ञा शब्द से पूरी जाति का बोध होता है, जैसे गाय, लड़का, नदी, पहाड़ आदि। अहंकार और हरियाली शब्द ये जातिवाचक में नहीं है। आपका मनुष्य ही सही उत्तर है। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। हम, उसके, मैं, आपको। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प कौन सा है? विकल्प बी आपका उत्तर आ रहा है, तो राइट आंसर होगा। पुरुषों यानी वक्ता श्रोता के नाम के बदले आने वाला शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर अगला है, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। स्वामित्व, भारतीयता, विकल, फैलाव। कौन सा नहीं है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो राइट माना जाएगा। और स्वामित्व, भारतीयता, फैलाव ये सब भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। विकल शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो विकलता बनेगी। क्या बनेगी? विकलता बनेगी भाववाचक संज्ञा। फिर अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद सही हो। जैसे पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, सार्वनामिक और
गुणवाचक। कौन सा है आपका सही उत्तर? आप लोग अपना जवाब दे रहे हो विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पक्षी हैं, तो बहुत क्या है, यहाँ कोई निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित होगा। संख्या निश्चित होती तो निश्चित आता। फिर अगला है क्वेश्चन आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। क्या पूछ रहा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम, हमारे, वे, वह। कौन है इसमें उत्तम पुरुषवाचक? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी, हमारे, तो राइट आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, मुझे, मुझको आदि। और वक्ता जिससे बात करता है वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको, आप, आपने, आपको आदि। अगला है, जब वक्ता अपने सामने श्रोता से भिन्न किसी अन्य के बारे में बातचीत करता है तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, वह, वे, उनसे, उनको, उन्हें इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, मैत्री, क्रोधी, रुलाई, शांति। कौन नहीं है जातिवाचक संज्ञा इसमें से? तो आप लोग अपना उत्तर कर रहे हैं विकल्प बी, क्रोधी, तो सही माना जाएगा। बाकी मैत्री, रुलाई, शांति ये सब जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। क्रोध जो है संज्ञा शब्द है, जबकि क्रोधी, क्रोधित, क्रुद्ध ये सब विशेषण है। और जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। अगला क्वेश्चन आपका है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तीक्ष्णता, क्रोध, पराया, निर्बलता। इसका सही जवाब क्या है? तो आप सभी लोग अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प सी, तो ठीक होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगले कुछ, इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं पहले। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है वहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा होती है आपकी, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि। अगला है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। फिर अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विशेषण का सही भेद हो। वाक्य है, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो आप सभी लोग उम्मीद है कि सही जवाब देंगे, क्योंकि प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, तो ठीक होगा, संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर 200 संख्या विद्यार्थियों की दी हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है, यानी संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 3 मुख्य भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अगला आप सभी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। कौन सा इनमें है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी आपसे पूछा जा रहा है उपवाक्य का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 के लिए आपका जवाब विकल्प सी आ रहा तो ठीक होगा, यानी जो कोष्ठक में दिया गया है ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य है, वह कल एक नाटक देखने जा रही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यानी विशेषण का भेद जो है वाक्य में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा विशेषण है?
ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, विशेषण का भेद कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। इसका आप लोग जवाब दे रहे हो विकल्प सी, तो राइट होगा संबंधवाचक विशेषण है यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का सही उपवाक्य का नाम बताइए। क्या है, रूपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। ये बहुत मेहनती यहाँ क्या है, ये विशेषण उपवाक्य है, यानी विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, देखते हैं हम लोग। परिश्रम ही छात्रों को सफलता दिलाएगी। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे क्योंकि परिश्रमी छात्र सफल होंगे क्योंकि छात्र ने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ। क्वेश्चन नंबर 89 आप सभी के सामने है। क्या पूछा जा रहा है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आप लोग जवाब दे रहे हैं विकल्प बी, तो ठीक माना जाएगा, यानी परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यही इसका सरल वाक्य बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राम रोटी नहीं खाता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। तो कौन सा इसमें सही जवाब आपका होगा। आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, तो राइट होगा, राम रोटी नहीं खाता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर्मवाच्य, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है। कालवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। कौन सा है आपका सही जवाब। आप सभी लोगों को फटाफट से अपना उत्तर करना है। आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी यहाँ बैठा नहीं जाता है, ये भाववाच्य का वाक्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, जैसे धूप में चला नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है। तुम बहुत हंसती हो, मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, हमें भी मिठाई दे दो। तो कौन सा भाववाच्य वाला वाक्य है इसमें। आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। क्या तुमने व्यायाम किया, उससे सोया नहीं जा सकता, उससे पढ़ा नहीं, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, मैंने अपना सारा काम कर लिया। तो कर्मवाच्य वाला वाक्य इसमें कौन सा है, विकल्प बी राइट आंसर है, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। ये वाक्य जो है कर्मवाच्य का है। किसका है, कर्मवाच्य का। जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य होता है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पानी पीता हूँ के स्थान पर मुझसे पानी पिया जाता है लिखना गलत होगा। हाँ, निषेध अर्थ में ये लिखा जा सकता है कि मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता है। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं।
2, 5, 4, 3 कितने प्रकार के वाच्य होते हैं? आप अपना जवाब दिए हैं, विकल्प डी तो राइट होगा, यानी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म, भाव किसकी प्रधानता है। इनमें से किसके अनुसार क्रिया, पुरुष, वचन आदि आए हैं। इसी के आधार पर वाच्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? गाय, तुम्हारा, अचानक, सीता। कौन सा इनमें से अविकारी है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी, अचानक तो राइट माना जाएगा। ये कैसा है? अविकारी शब्द है। बाकी गाय, तुम्हारा, सीता ये सब विकारी शब्द हैं, यानी इनमें परिवर्तन हो जाएगा। वस्तुतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है अचानक। गाय जातिवाचक संज्ञा है। तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का संबंध बोधक रूप है। और सीता यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, आजकल मौसम बदलने लगा है। रेखांकित पद का पद परिचय होगा, यानी आजकल का पद परिचय क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है। विशेषण मौसम, विशेष्य का विशेषण पुल्लिंग एकवचन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्रिया का विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। तो आजकल मौसम बदलने लगा है रेखांकित में, यानी आजकल का पद परिचय क्या होगा? आप सभी का उत्तर विकल्प सी आ रहा तो ठीक माना जाएगा। ये कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कृदंत शब्द यानी कृत प्रत्यय का उदाहरण है। धनवान, नमकीन, नीलिमा, खिलाड़ी। कौन है इनमें से कृदंत यानी कृत प्रत्यय का उदाहरण? तो आप सब अपना जवाब दे रहे हो विकल्प डी यानी कि खिलाड़ी तो राइट आंसर माना जाएगा। ये क्या है? कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से जो बने शब्द होते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहा जाता है। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं जैसे कि अक से बनने वाले लेखक, गायक, नायक, पाठक। अक्कड़ से बनने वाले भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। आक से बने शब्द हैं तैराक और लड़ाक। कृत प्रत्यय के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक है विकारी कृत प्रत्यय, ऐसे कृत प्रत्यय जिसमें शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं। अविकारी कृत प्रत्यय, ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे क्रियामूलक विशेषण या अव्यय बनते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल को कहते हैं, क्या कहते हैं? धातु, पद, कारक, समास। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा तो ठीक होगा। धातु कहा जाता है क्रिया के मूल को। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु 2 प्रकार की होती है। एक है मूल धातु, दूसरा है यौगिक धातु। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वो पद कहलाते हैं। पद का अर्थ संकेतित करता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित होता है उसे कारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लड़का किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता प्लस क्रिया विशेषण, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया विशेषण, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। यानी लड़का
किताब पढ़ रहा है, इसमें कौन सा पदबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। लड़का किताब पढ़ रहा है, इसका पदबंध क्या होगा? इसमें कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। यही तीनों चीज़ें पदों के रूप में इसमें बंधी हुई हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के क्या कहते हैं? हरदेव बाहरी जी, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। परिभाषा फिर से देख लेते हैं बाहरी जी की। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। पदबंध के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि संज्ञा पदबंध। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, मिट्टी का तेल आदि। उसके बाद में है आपका सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है, जैसे मुझ अभागे ने देव का मारा वो आदि। अगला है क्रिया पदबंध। क्रिया का काम देने वाला पद समूह क्रिया पदबंध कहलाता है, जैसे लौट कर कहने लगा, जाता रहता था आदि। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, यानी वाक्य दिया गया है उसमें सर्वनाम के भेद को आपको बताना है, कौन सा है सर्वनाम का भेद। वाक्य क्या है? यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? आप सभी लोगों का क्वेश्चन नंबर 100 के लिए जवाब आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प सी संबंधवाचक। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, यानी यह किताब, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम का भेद है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, काल और महत्वपूर्ण कई सारे प्रश्न इस श्रृंखला में आप सभी ने देखा है। हमें आशा है ये सत्र आप लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहिए। और उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। हम आप सभी को मिलेंगे पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।